आयशा के चेहरे पे परेशानी साफ नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो बार बार उस कॉल को डिस्कनेक्ट करके कॉल करने वाले को एडवाइस करने की कोशिश कर रही थी, मगर वो कॉल करने वाला भी इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो बार बार आयशा को कॉल लगाया जा रहा था और आयशा बार बार कॉल को डिस्कनेक्ट कर रही थी। अनिका और रोहित दोनों आयशा के चेहरे की उलझन साफ साफ देख पा रहे थे। तभी अनिका ने बड़ी धीमी आवाज में उससे पूछा, क्या हुआ, आप कुछ परेशान नजर आ रही है। आयशा ने अनिका को बात का जवाब देते हुए कहा, देखो ना, अब इतने सालों बाद मैं अपने बेटे के साथ खाना खाने बैठी हूँ, मगर ये मार्केटिंग वाले पीछा ही नहीं छोड़ रहे। आए दिन एक मार्केटिंग वाले कॉल करके परेशान करते रहते हैं। आयशा की बात सुनकर रोहित ने अपनी घड़ी की ओर देखा। रोहित ने आयशा से कहा, मगर इस वक्त को सारे ऑफिस बंद हो चुके हैं। हो सकता है ये कोई मार्केटिंग कॉल ना हो और कोई अर्जेंट आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हो। आयशा ने फिर से बात बदलते हुए कहा, अरे नहीं, इस नंबर को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। इसका नंबर बार बार कॉल आता रहता है, मुझे पूछते रहते हैं क्या आपने लोन चाहिए, क्या कोई क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहती है, वगैरह वगैरह। रोहित और अनिका अच्छी तरह से जानते थे आयशा बात को उड़ाने की कोशिश कर रही थी कि उनके चेहरे पर उलझन और परेशानी साफ नजर आ रही थी। तभी फिर से आयशा का फोन बजने लगा। उसी अननोन नंबर फिर कॉल आ रहा था। अनिका ने बड़े ध्यान से देखा, वो नंबर आयशा के मोबाइल में स्टोर नहीं था। आयशा ने फोन स्क्रीन पर तुरंत अपनी उंगलियां फेरते हुए उस कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया। कुछ देर तक डाइनिंग टेबल पर खामोशी छाई रही। आयशा जब अब तक काफ़ी मुस्कुरा रोहित और अनिका से बात कर रही थी, अचानक ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट गायब हो गई। ऐसा लग रहा था कि वो मन ही मन वो अपने आप की कई सारी बातें कर रही है। अपना खाना पूरा करके रोहित ने आयशा से कहा, मुझे लगता है अब हमें चलना चाहिए। आयशा अभी भी अपने हाथ में निवार पकड़े हुए अपनी थाली की ओर देखे जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे रोहित की बात आयशा के कानों में पड़ ही नहीं रही थी। तभी रोहित ने फिर से अपनी आवाज़ को जरा से ऊंची करते हुए कहा, क्या आप मेरी बात सुन रही हैं। अचानक ही होश संभालते हुए आयशा ने रोहित की ओर देख कर कहा, हाँ बेटा, हाँ, मुझे लगता है कि अब बहुत देर हो गई है, तुम दोनों को अब चलना चाहिए। अपना निवास अपना निवाला थाली में रखते ही वो रोहित और निपकिन ले आई। रोहित ने अपने हाथ धोकर उसके नैपकिन के हाथ पूछे और आयशा के थैंक्स कहकर अनिका के साथ मेन डोर के बाहर चला गया। जैसे ही रोहित ने अपनी कार के पास पहुंचा, पीछे से आवाज़ लगाते हुए आयशा ने अनिका के साथ, भूलना मत, कल हमें एग्जीबिशन में जाना है, अब वही मुलाकात होगी। अनिका ने भी आयशा के इस बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ, और आप भी अपना वादा याद रखिएगा। अनिका जानती थी आयशा ने मन ही मन यह तय कर लिया था कि अगर वो आर्टिकल फुल बचाने के लिए कामयाब हो जाती है तो आयशा मारवा अपनी ज़िंदगी का जुड़ा सबसे बड़ा सच रोहित को बता देगी। अनिका की बात का जवाब देते हुए धीमी आवाज़ में आयशा ने कहा, ज़रूर, कल मिलते हैं। रोहित और अनिका ने आयशा को गुड बाय कह कर और कार में बैठकर विला के लिए निकल गया। आयशा काफ़ी देर तक रोहित का कार को जाता हुआ देख रही थी। जैसे ही रोहित का कार दिल्ली हाईवे की ओर पहुंची, रोहित ने अचानक ही कार कट साइड में लगा दी। रोहित ने अनिका से और देख कर कहा, तुमको अब हैकिंग की दुनिया के बारे में सब कुछ जानती हो, क्या तुम मेरे लिए एक छोटा सा काम करोगी। अचानक ही रोहित ने जो बात कही वो अनिका समझ से बाहर थी। अनिका हैरान होकर रोहित की ओर देखने लगी। अनिका ने रोहित से पूछा, क्या यह कह रहे हो, अचानक हैकिंग की बात कहाँ से आ गई। रोहित ने अनिका से कहा रोहित ने अनिका से कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी माँ का फ़ोन हैक करो और यह पता लगाने की कोशिश करो अभी अभी उससे जो कॉल आया था वो किसने किया था। अनिका ने रोहित की बात सुनकर शॉक हो गई। वह समझ नहीं पा रही थी आखिर रोहित कहना क्या चाहता था। रोहित ने अनिका की आंखें में पढ़ लिया था कि अनिका को रोहित की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। इसलिए अनिका को समझाते हुए रोहित ने कहा, देखो, यह मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश करो। अनिका इस बार रोहित की बात बिल्कुल नहीं माना वाली थी। अनिका जानती थी अपनी माँ के लिए रोहित कई दिनों तक काफ़ी इमोशनल टेंशन से गुजर रहा था, मगर इस वक्त रोहित ने जो कुछ भी मांग की वो काफ़ी हद तक अनिका को सही नहीं लग रही थी। अनिका ने बड़ी तेजी में नज़रों से रोहित की ओर देख कर हुए कहा, तुम अपनी माँ के बारे में इस तरह की बातें सोच भी कैसे सकते हो। अनिका एक औरत होने के नाते जानती थी कि इस वक्त ऐसे पर मर्द क्या सोच सकता है, मगर रोहित ने अनिका को कभी इस तरह बर्ताव करते हुए नहीं देखा। मगर आज अपनी ही माँ के फ़ोन का हैक करके कॉल के बारे में जानने की मगर करने के रोहित ने अनिका से काफ़ी डिसअपॉइंट कर दिया। अनिका ने रोहित से कहा, क्या तुम जानते हो, पिछले कुछ महीनों में तुम्हारे साथ वक्त गुजारने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ था कि तुम बाकी लड़कों जैसा नहीं हो। औरतों को इज्जत करना जानते हैं और उन पर विश्वास करना जानते हैं और उनका विश्वास हासिल करना भी अच्छी तरह से जानते हो, मगर आज तुमने इतनी नीची बात करके यह साबित कर दिया तुम बिल्कुल
उन्हीं मर्दों में से हो जो एक अकेली औरत को हमेशा नीची नज़रों से देखता है। रोहित ने अपनी आवाज़ ऊँची करते हुए अनिका से कहा, देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हें इस वक्त ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता, बस इतना समझ लो कि मेरे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन इस वक्त मेरी माँ को कॉल करने की कोशिश कर रहा था। ये ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि खुद मेरी माँ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। हो सकता है उन्हें एक बहुत बड़े जाल का शिकार बनाया जाए। अगर मुझे उन्हें बचाना है तो मेरे लिए यह जानना बहुत ज़रूरी है आखिर सच क्या है। अनिका रोहित की बात से बिल्कुल कन्विंस नहीं थी, मगर अनिका इस एक बात बहुत ही अच्छी तरह से जानती थी। अगर रोहित ने बचपन से लेकर आज तक किसी चीज़ से सबसे ज़्यादा मिस किया था तो वो अपनी माँ की ममता थी, और सालों बाद लौटी इस ममता को रोहित ने इतनी आसानी से जाने नहीं देने वाला था। अनिका ने अपना फ़ोन निकाला और एक सीक्रेट वेबसाइट पर प्लानिंग पर लॉगिन किया, और वेबसाइट पर लॉगिन करने के बाद कुछ देर तक अनिका अपनी फ़ोन स्क्रीन पर कुछ टाइप करती रही। कुछ देर बाद अनिका को आयशा के फ़ोन का हैक करने की कामयाबी मिल गई। हैक करने के बाद अनिका ने आयशा का कॉल लिस्ट अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लिया। एक के बाद एक इनकमिंग कॉल पर अनिका नज़रें घुमाने लगी। रोहित ने भी बड़े ध्यान से हर नंबर को चेक किया, और तभी अचानक अनिका की नज़र उस नंबर पर पड़ी जिस नंबर से अनिका ने अभी कुछ देर पहले आयशा का मोबाइल फ्लैश होते हुए देखा था। अनिका अगर एक बार किसी चीज़ को देख ले तो वह चीज़, वह नंबर, वह चेहरा अनिका के लिए दिमाग में बिल्कुल किसी फ़ोटो की तरह छप जाता था। अनिका के अंदर यह हुनर बचपन से ही था। वह नंबर देखकर अनिका को ने तुरंत पहचान लिया कि वो नंबर किसका था। जिस नंबर से आयशा को बार बार कॉल आ रहे थे, अनिका ने रोहित से कहा, यह वही नंबर है जिससे अभी अभी आयशा आंटी के बार बार कॉल आ रहे थे। रोहित ने अनिका को फ़ोन अपने हाथ में ले लिया और अपनी जेब में अपना फ़ोन निकाल कर वह नंबर पे अपने फ़ोन में स्टोर कर लिया। जब रोहित ने वो नंबर अपने मोबाइल में स्टोर किया तो अनिका ने उससे पूछा, अब तुम क्या करोगे इस नंबर का? कुछ देर फ़ोन स्क्रीन की ओर देखने के बाद रोहित ने अनिका से कहा, मैं इस इंसान के बात करना चाहता हूँ। इससे पहले कि अनिका ने रोहित को रोकती या उससे बात करने की कोशिश कर वो नंबर डायल कर दिया। कुछ देर तक उस फ़ोन पर रिंग बजती रही। रोहित के दिमाग में इस वक्त तरह तरह के ख्याल आ रहे थे, मगर रोहित अपने इमोशन पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। रोहित की धड़कनें काफ़ी तेज हो चुकी थी। तभी अचानक रोहित का कॉल कनेक्ट हुआ और सामने से एक आदमी की गहरी आवाज़ रोहित के कानों में पड़ी। हेलो, कौन बोल रहा? रोहित ने तुरंत उसी आदमी के सवाल के सामने खुद सवाल पूछा, पहले यह बताइए आप कौन बोल रहे हैं? रोहित की आवाज़ सुनते ही वो आदमी बिल्कुल खामोश हो गया। कुछ देर तक फ़ोन पर खामोश रहने के बाद उस आदमी ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अनिका को कोई भी कॉल टेस्ट करने के लिए कम से कम 30 सेकंड ज़रूर होती थी, मगर उस आदमी ने 15 से 20 सेकंड में अंदर कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया। तभी कॉल डिस्कनेक्ट होने के बाद अनिका ने रोहित से कहा, आई एम सॉरी, मैं इस नंबर को टेस्ट नहीं कर पाई। कॉल टेस्ट करने के लिए कम से कम 30 सेकंड तक कॉल पर बने रहना बहुत ज़रूरी है, तभी यह नंबर टेस्ट हो पाएगा। अनिका की बात रोहित कानों में पड़ी, मगर रोहित का दिमाग तक नहीं पहुंच रही थी। रोहित को ऐसा लग रहा जैसे रोहित का दिल और दिमाग के बीच कोई कनेक्शन ही नहीं रहा। रोहित के मन ही मन तरह तरह की बातें चल रही थी। रोहित अब यह भी सोचने लगा था कि क्या यह हंसराज ने जो बातें कही थी वो सच थी? क्या सचमुच रोहित की माँ ने अपनी प्रेमी के साथ अपने बेटे के लिए अपने आप से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया था? मगर फिर रोहित के अंदर का बेटा अपनी ही बात को झुकलाटने की कोशिश करता रहा। रोहित को ऐसा लग रहा था जैसे वो दो हिस्सों में बंट चुका था। रोहित का यह हंसराज कही हुई बातें दोहरा रहा था, तभी दूसरा हिस्सा बेटा बनकर अपनी माँ की तरफदारी कर रहा था। रोहित के लिए इमोशनल टर्बुलेंस काफ़ी दर्दनाक थी। अनिका बार बार रोहित के वो उसके नाम से पुकारने की कोशिश कर रही थी, मगर ऐसा लग रहा था जैसे अनिका ने आवाज़ रोहित के तक नहीं पहुंच पा रही थी। फिर अचानक ही अनिका ने रोहित के कंधे पर हाथ रख उसके झटके से हिला दिया। रोहित होश में आता ही अनिका की ओर देख कर कहा, रहने दो, तुम कुछ मत करो, मुझे नहीं जानना वो आदमी कौन है। कॉल टेस्ट करने की कोशिश भी मत करना। बस अब मुझे उस घड़ी का इंतज़ार है जब मेरी माँ मुझे सब कुछ सच सच कहेगी। जो भी सच है, चाहे वो कितना भी कड़वा क्यों ना हो, मैं बस उस सच को अपनी मुँह पे सुनना चाहता हूँ। अनिका को भी कहीं ना कहीं रोहित की यह बातें बिल्कुल सही लग रही थी। अनिका ने रोहित को दिलासा देते हुए कहा, अब तुमने जो फैसला किया वो बिल्कुल सही फैसला है। आज नहीं तो मुझे यकीन है आयशा आंटी तुम्हें सब कुछ सच सच बता देगी। मैं यही नहीं कहती कि मैं जानती हूँ कि सच क्या है, मगर इतना ज़रूर जानती हूँ कि आयशा आंटी दिल में की सच्ची है। रोहित ने अनिका की बात सुनने के बाद हाँ में अपना सर हिला दिया और गाड़ी का स्टार्ट कर गुलेरिया हाउस की ओर जाने लगा। अनिका देर रात गुलेरिया हाउस पहुंची और सीधा अपने कमरे में जाकर सो गई। अनिका जानती थी वो सुबह सुबह आयशा से साथ देविका के लिए फूलों का एक्सपेडिशन में जाना था। अनिका खासकर एक्सपेडिशन में जाने के लिए सुबह जल्दी उठी और तैयार होकर सीधे अपने कार से पहले आयशा के पिक करने के लिए उनके विला में पहुंची। जब
अनिका विला पहुंची तो आयशा एक काफ़ी सिंपल वाइट साड़ी पहनकर दरवाजे पर अनिका का इंतजार कर रही थी। काफ़ी सिंपल और सादे पोशाक में आयशा काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। अनिका ने आयशा को थैंक्स अप इशारा दिखाते हुए कार में बैठा लिया। दोनों देविका ने भेजते हुए लोकेशन पर पहुंचे। एग्जीबिशन का एक छोटा कार्ड में रखा गया था जिसे बीचों बीच वो पीले ऑर्गेनाइट्स के बड़े ही शान से सजाया गया था। और रिकॉर्ड्स पर नज़र पड़ते ही आयशा ने अनिका से कहा, यह तो कमाल हो गया, एक दिन के अंदर देविका ने इन फूलों पर जादू कर दिया दिया देखो यह पौधा तो अब बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया है। अनिका कुछ देर तक बगीचे के बीच लगे रेयर और स्पेशल ऑर्किड्स को फूलों को देखती रही। अनिका को इतनी गौर से फूलों को देखता पर जब आयशा ने नोटिस किया तो धीमी आवाज में आयशा ने अनिका से पूछा, तुम बड़े ही गौर से फूलों को देख रही हो, मुझे पता है तुम भी हैरान हो गई, एक ही दिन में फूलों के अंदर इतना फर्क कैसे आ गया। दरअसल मैं भी यह सोच कर हैरान हो रही हूँ कि आखिर क्या जादू किया देविका ने इन फूलों पर कि एक ही दिन के अंदर इनका रंग इतना निखर गया है। अनिका देविका ने दी हुई प्रिंसेस को अच्छी तरह से पढ़ ली थी। अनिका प्रिंसेस को देविका ने दी थी हुई या दवाइयों में ज़्यादा फर्क नहीं था, बस एक आध इंग्रेडिएंट कम ज़्यादा थी। कुछ देर तक अच्छी तरह से फूलों को एग्जामिन करने के बाद अनिका ने आयशा को देखकर कहा, इन फूलों को गलत दवाइयाँ दी जा रही है। मैं इन फूलों की फितरत को अच्छी तरह से जानती हूँ, इन दवाइयों के ठीक से बैलेंस नहीं किया गया तो देविका आंटी ने जो प्रिस्क्रिप्शन लिखी है उसमें कुछ ऐसे पदार्थ भी शामिल है जो फूलों के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, इसलिए मैं बैलेंस करने के लिए उसका इंग्रेडिएंट के साथ और इंग्रेडिएंट शामिल किया था जो वाले साइड इफ़ेक्ट को ख़त्म कर दे। हालांकि आयशा खुद भी फूलों के बारे में काफ़ी कुछ जानती थी, मगर फूलों के ट्रीटमेंट के बारे में आयशा ज़्यादा जानकर नहीं थी। आयशा ने अनिका को ट्रीटमेंट पर भरोसा था, न सिर्फ इसलिए क्योंकि अनिका आयशा को होने वाली बहू थी, मगर आयशा अपनी आंखों को देख चुकी थी कि अनिका फूलों के साथ क्या चमत्कार कर सकती थी। जब अनिका और आयशा का उस येलो ऑरिकोड के पास खड़े होकर उसे गौर से देख रहे थे तभी अचानक आवाज़ लगाते हुए देविका ने आयशा से कहा, अरे आयशा तुम आ गई, बहुत अच्छा किया। फूलों का प्रेमियों के लिए एक ही एक्सपेक्टेशन रखा गया है, यह बताओ तुम कौन से फूल लाई हो। आयशा अपने साथ कोई फूल नहीं लाई थी। आयशा ने हैरान होते हुए देविका से कहा, मैं तो कोई फूल नहीं लाई हूँ, एक्सपेक्टेशन तो तुमने रखा है, फिर मैं अपने फूल पौधे लाकर क्या करती। आयशा की बात सुनते ही देविका के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। देविका ने आयशा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अरे यह एक्सपेक्टेशन मैंने इसलिए रखा ताकि ना सिर्फ मेरे लाल हुए फूलों को लोग देख पाए बल्कि अपने अपने स्पेशल फूलों को भी यहाँ पे एग्जीबिशन में लाकर एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करने की मौका पाए। मैं इनविटेशन में खास तौर पे लिखा था सभी लोगों को अपने साथ एक पौधा लाना है जो उससे लगता है कि पूरे शहर में सिर्फ उसी के पास है। सिस्टमेटिक डिबेटेड यूसी ताकि लोग अलग अलग पौधा प्रजातियों को देखकर आपस में इंटरेक्ट कर सके। इसी तरह तो हम फूल पौधों प्रेमियों को अलग अलग फूलों को कैसे संभाल कर रखेंगे इस बात का नॉलेज शेयर करने का मौका मिलेगा। और फिर अगर तुमने अपने आप को फूलों का प्रेमी कहती हो तो तुमने अपनी चहीता फूलों को जरूर एग्जीबिशन में लाना चाहिए। बल्कि मैं तो यह भी कह रही हूँ तो मैं तो अभी अभी शहर में आई हूँ, अगर मैं शहर से आते ही इस तरह का एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज कर सकती हूँ तो तुम्हें तो ऐसा एग्जीबिशन कई सालों पहले ऑर्गेनाइज कर देना चाहिए था। दरअसल देविका का एक्सपेडिशन ऑर्गेनाइजेशन करने के पीछे सिर्फ एक ही स्वार्थ था, वो किसी भी तरह उच्च खानदान की औरतों को आयशा से ज़्यादा बड़ा स्थान हासिल करना चाहती थी। देविका अच्छी तरह के जानती थी, भले ही आज देविका हंसराज के साथ थी मगर फिर भी लोगों की नज़रों में आयशा इज्जत देविका से कई ज़्यादा थी। वह इसलिए क्योंकि लोग जानते थे आयशा रोहित की माँ थी। ऊंचे खानदान की औरत के साथ अपने रिश्ते बढ़ाकर देविका आयशा की जगह हासिल करना चाहती थी। वह जानती थी आयशा फूलों की शौकीन थी, इसलिए खास तौर पर इस तरह का एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करने से वो फूल प्रेमी उच्च खानदान की औरतों के बीच साबित करना चाहती थी कि फूलों से प्यार होने का आयशा सिर्फ नाटक करती थी। फूलों के साथ प्यार करने का कारण वह वजह कुछ और ही थी। देविका के बात का करारा जवाब देते हुए आयशा ने कहा, अगर तुम्हारे लॉजिक से देखा जाए तो हम किस चीज़ के प्यार करते हैं उसकी चीज़ का हमें एक्सप्रेशन करना चाहिए। तब तो ऊंचे खानदान के लोगों के पास बहुत पैसा है, तो क्या तुम्हारा यह कहना है कि उन लोगों का पैसा का एडमिनिस्ट्रेशन रखना चाहिए, या फिर तुम यह कहना चाहती हो कि ऊंचे खानदान के लोग अगर अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो अपने बच्चों को खूबियों को एग्जीबिशन लगा दे। हम जिसे प्यार करते हैं उसके साथ अपनी फीलिंग शेयर करते हैं और उसकी देखभाल करते हैं, उसे खुश रखते हैं, कोशिश करते हैं, ना कि उसे किसी प्रदर्शनी में लोगों को नुकसान में लायक गाइज दिया जाते हैं। आसपास खड़ी औरतों ने जब आयशा को यह जवाब सुना तो एक बार के लिए उसने ताली बजाने का मन हुआ,
वह अच्छी तरह से जानते थे आयशा ने बिना हाथ लगाए ही देविका गाल लाल कर दिया था, मगर देविका भी इतनी आसानी से हार मानने वाले में से नहीं थी। देविका ने आयशा को मुस्कुराते हुए देखा और कहा, चलो मान लेते हैं तुम जो कह रही हो वो सही है और मैं गलत हूँ। तो जरा मुझे बताओ कि अगर मैं इन फूलों से प्यार करती हूँ तो और देखभाल करने की अच्छी तरह से जानती हूँ, तो क्या मैं गलत हूँ कि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और नॉलेज को लोगों के साथ शेयर करूँ? तो अगर तुम्हारे पास कोई भी नॉलेज है तो शेयर करना सीखो। क्या तुमने वह पुरानी कहावत कभी सुनी नहीं कि बांटने से ज्ञान बढ़ता है? और अब कल ही की बात देख लो, इन बेचारे सागर ने लाख कोशिश के पीले ऑर्किड्स के बचाने थे, मगर उसे कहीं से यह कोई साथ नहीं मिल रहा था। मगर जब मैंने इंटरनेट पर फूलों का हालत देखी तब मैंने यह फैसला किया कि मुझे सागर की मदद करनी चाहिए। मैं फूलों को ट्रीटमेंट के बारे में काफ़ी कुछ जानती हूँ, आयुर्वेदिक और ट्रेडिशनल मेडिसिन की प्रैक्टिस भी कर चुकी हूँ अमेरिका में, और मगर मेरे पास किसी चीज़ की देखभाल करने की जानकारी है तो मुझे लगता है कि मुझे लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए। अगर मैंने ऐसा ना किया होता तो शायद अब तक ये फूल मुड़ना मुरझा चुके होते। इस पौधे ने अब तक दम तोड़ दिया होता। इस शहर के सारे लोग इतने रेयर ऑर्किड को देखते हैं और उसे महसूस करने में बिल्कुल वंचित रह जाते हैं। इस बार आसपास खड़ी औरतों को देविका की बात काफ़ी दम लगी। ऊंचे खानदान की औरतें ज़्यादा शो ऑफ करने के लिए और अजीबो गरीब शौक पालती थी, लेकिन इस ग्रेडियंट और रेयर फूलों के परवरिश करना ज़्यादातर औरतों से पहले ये शौक एक दूसरे को देखा देखी पाल लेती है, मगर टाइम पास करने का साधन कम होने की वजह से धीरे धीरे उन्हें इन चीज़ों का शौक बढ़ने चढ़ने लगता है। और फिर कुछ ही बेतुके एक्सपीरियंस और क्रिएट करने के बाद उन औरतों को फूलों के बारे में बारे में पता चल जाती है। बस उन्हीं चीज़ों को एक दूसरे के साथ बातचीत करके एक बड़ा सा डिस्कशन बनाकर ये जानते हैं कि कोशिश करती है उन फूलों के बांटने की कितना नॉलेज है। जब देविका ने सबके सामने ये बात कही कि सागर के स्पेशल और रेयर येलो ऑर्किड को मरझाने की देविका ने बचाने का तक अचानक ही अनिका ने अपने दोनों हाथ उस फूलों के गमले पर रखते हुए कहा, मुझे लगता है कि इन फूलों का ट्रीटमेंट गलत हो रही है। यह बात सुनते ही आसपास खड़ी सारी औरतें हैरान रह गई। तभी लोगों ने एक दूसरे को देखने लगी। अनिका ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, अगर जल्दी से जल्दी इन्हें ठीक नहीं किया गया तो कुछ ही घंटों में यह पौधा दम तोड़ देगा। कुछ सागर भी अनिका की बात सुनकर काफी हैरान था। सागर जानता था कल तक जो फूल पौधे बिल्कुल मरा मरा सा लग रहा था आज काफी तंदुरुस्त नजर आ रहा था, और यह सब कुछ देविका ने दी हुई दवाइयों के कारण हुआ था। फिर अचानक ही अनिका की ऐसी बात क्यों कही थी कि सागर को समझ के बाहर था। जब अनिका ने सबके सामने यह बात कही तो देविका ने बड़ी धीमी और पोलाइटली आवाज में अनिका से कहा, देखो बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत जल्द रोहित के साथ शादी करने वाली हो और आयशा को अपनी सास मानती हो, मगर इसका मतलब यह नहीं कि तुम मुझे इस तरह के सबके सामने जलील करने की कोशिश करो। वैसे इस बार तक कहकर तुमने अपना ही मजाक बना लिया। लोगों के सामने जरा देखो इन फूलों की ओर। सभी लोग जानते हैं कि कल तक इन फूलों की क्या हालत थी और आज इन फूलों का सेहत में क्या सुधार आया है। यह बात तो सभी की आंखों के सामने था। इस तरह के बेतुबी बात करने में तुमने अपना मजाक उड़ाया है रोहित, और चुभते होने के नाते मैं जान नहीं चाहती कि खानदान के होने वाली बहू का मजाक उड़ाया जाए। मैं यह भी अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम्हें डॉक्टर वैद्यपीड़ा के अंदर रहकर आयुर्वेद पढ़ाई की थी, और मैं यह भी जानती हूँ कि तुम इस देश की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की बेहतरीन सर्जन में से एक हो। मगर इंसानों का इलाज करना और पेड़ पौधों का इलाज करना काफ़ी फ़र्क है और काफ़ी अंतर होता है इन दोनों के बीच। और जहाँ तक पेड़ पौधों का सवाल है तो मेरे ख्याल से उनके बारे में मुझे समझाने तुमसे ज़्यादा समझ है। देविका वैसे अनिका के साथ काफ़ी अच्छे संबंध बना रखना चाहती थी, मगर जब अनिका ने सबके सामने फूलों के गलत ट्रीटमेंट की बात की तो देविका के इनको हट हो गया। इस वक्त वो भूल चुकी थी कि वो अनिका के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखना है ताकि भविष्य में अनिका जरा वो रोहित के दिल में अपनी जगह बना सके। मगर इस वक्त देविका ने अनिका में से ऐसी लड़की दिखाई दे रही थी जिस पर आपसी ज़रूरत से ज़्यादा कॉन्फिडेंट था। सबसे बड़ी बात, देविका यह खटक रही थी कि अनिका आयशा के साथ दे रही थी। देविका ने अपने दांत कचकचाते हुए अनिका की ओर देखा और कहा, क्या तुम यह बात साबित कर सकती हो कि मैं इन फूलों को गलत ट्रीटमेंट दी है? क्योंकि मैंने यह तो सबके सामने साबित कर दिया कि मैंने इन फूलों को जान बचाई है। अगर मैंने ये सही वक्त पर इन फूलों को दवाई नहीं दी होती तो इन फूलों की जान निकल चुकी होती। अनिका कुछ देर बाद तक बड़े ही गौर से पीले और गिरेट्स के फूलों को देखती रही। कुछ देर अच्छी तरह से एग्जामिन करने के बाद अनिका ने सागर की ओर देखकर कहा, मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कुछ ही घंटों में यह पौधा पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। अगर इस वक्त पर सही नहीं किया गया तो अफसोस
कि आज का एक्विजिशन इन फूलों का आखिरी एक्विजिशन बन जाएगा। इसके बाद हमारे देश में लोग पीले ऑर्किड्स के सिर्फ किताबों और मैगजीन के जरिए फ़ोटो में देख पाएंगे, जब तक यूरोपियन देश का कोई और मेहरबान इन फूलों को हमारे देश में भेजने के लिए राजी ना होता। सागर यह बात अच्छी तरह से जानता है कि इन फूलों को देश में लाने का क्या मतलब था। ये फूल बड़े ही रेयर और प्रजाति के फूल थे और सिर्फ यूरोप के कई हिस्सों में पाए जाते थे। इन्हें हमारे देश में लाना लगभग नामुमकिन काम था। यूरोपियन फैमिली को बड़ी ही ऊंची कीमत देकर सागर ने किसी तरह इन फूलों को देश का इंपोर्ट करवाया था। अनिका का कॉन्फिडेंस देखकर अब धीरे धीरे सागर भी टेंशन में होने लगा था। सागर ने अपनी फैमिली के साथ करार किया था कि अगर इन फूलों को 6 साल के अंदर कुछ हो जाता है तो वह लोग सागर पर लीगल एक्शन ले सकेंगे। देविका ने भी सागर के चेहरे पर परेशानी देख ली थी। तभी देविका ने अनिका की ओर देखकर कहा, चलो ठीक है, तुम्हारी बात अगर मान ली जाए तो क्या हो ना हो हम एक शर्त बदल देते हैं। शर्त यह है कि अगर इन फूलों को कुछ नहीं होता तो मेरी ट्रीटमेंट सेकुलर साबित होती है तो तुम मुझे और हंसराज मारवा हाउस में रहने की परमिशन दिलाओगी। बोलो क्या तुम्हें यह मंजूर है? अनिका ने भी चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए कहा, ठीक है, पर अगर मेरी बात सच निकली तो आप अभी इसी वक्त सबके सामने आयशा मारवा से माफ़ी मांगेंगे कि 20 साल पहले आप ही की वजह से उनका हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो चुका था। देविका के पिछले 20 साल से अगर वतन वापसी लौटने का डर लग रहा था तो सिर्फ एक ही बात, लेकिन क्योंकि यहाँ दिल्ली में लोग देविका को सिर्फ एक ही नज़र से देखते थे। देविका ने हंसराज की जिंदगी में आकर हंसराज का परिवार में आग लगा दी थी। ऊंचे घराने के कई लोग देविका को एक फैमिली ब्रेकर कहकर भी बुलाते थे। देविका को एक बात की खुशी जरूर थी कि देविका ने हंसराज को हमेशा के लिए आयशा से छीन लिया था, मगर देविका आयशा से वह पद कभी नहीं छीन सकी थी जो आयशा मारवा खानदान की बहू और रोहित की मां होने की वजह से पा चुकी थी। लोग अक्सर इस तरह की औरतों को कई नाम देकर बुलाते थे। देविका जानती ही उसके पीठ पीछे खुद उसके रिश्तेदार भी देविका के बारे में बहुत हल्की बात किया करते थे। देविका किसी भी तरह लोगों की नज़रों से अपनी इज्जत बनाना चाहती थी। आज अनिका को फिर से इस तरह की शर्त रख कर देविका को अचानक ही सबके सामने शर्मिंदा कर दिया था। देविका जानती थी चाहे कुछ भी हो जाए वो अनिका के साथ बदतमीजी से बात नहीं कर सकती थी। इसलिए अपने गुस्से पर काबू पाते हुए देविका ने अनिका को देखकर कहा, यह किस तरह की शर्त रख रही हो तुम? क्या तुम जानते भी हो इसका मतलब क्या है? अनिका ने बिना सोचे तुरंत इस बात का जवाब देते हुए कहा, अभी अभी कुछ देर पहले आपने ही तो एक शर्त रखी थी, मैंने वह शर्त मंजूर की। मुझे लगता है मेरी शर्त भी मंजूर करने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अगर आपको अपने इलाज पर इतना भरोसा है तो अपने शर्मिंदगी उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपको यकीन है तो शर्त में मेरी हार होगी तो आप जीत, तो फिर मुझे नहीं लगता आपकी यह शर्त मानने के कोई एतराज होना चाहिए। कहीं ना कहीं खुद देविका भी अनिका की बात बिल्कुल ठीक लग रही थी। अमेरिका में रहते हुए देविका ने कई महीनों तक बॉटनी और फूलों का ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी हासिल कर ली थी। देविका को अपनी ट्रीटमेंट पर पूरा भरोसा था। वो जानती थी इस तरह का शर्त रखकर अनिका ने सबके सामने देविका को शर्मिंदा कर दियाने की कोशिश की थी, मगर वह एक बात भी अच्छी तरह से जानती थी, अगर उसने यह शर्त मंजूर नहीं की तो हो सकता है आसपास खड़े लोग देविका की काबिलियत पर शक करने लगे। और इतने सालों बाद अपने शहर में वापस लौटने के बाद देविका के लोगों की नज़रों में अब नीचे नहीं गिरना चाहती थी। देविका ने अनिका को देखकर कहा, ठीक है, अगर यह तुम्हारी जिद है तो मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, मगर मैं तुमसे एक बात भी अच्छी तरह से देख लेना चाहती हूँ। देखो मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, इनफैक्ट मेरी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आपस की बात सिर्फ आपस में रहनी चाहिए। घर परिवार की बातें इस तरह लोगों के सामने करने से न सिर्फ तुम मुझे शर्मिंदा करोगी बल्कि मारवा खानदान को भी शर्मिंदा करना पड़ेगा। और जहाँ तक बात रही इन फूलों को, तो एक बात मैं तुमसे बता देना चाहती हूँ, भले ही तुम्हारी काबिलियत लोहा दुनिया मान चुकी है, मगर अभी तक तुम उम्र में छोटी हो। मेरी एक्सपीरियंस तुमसे कई ज़्यादा है और मेरा एक्सपीरियंस कहता है इन फूलों को कोई खराबी नहीं होने वाली है। यह बात बिल्कुल तंदुरुस्त है। अनिका ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, ठीक है, फिर मेरे ख्याल से 2 घंटे काफ़ी है। यह बात प्रूफ करने के लिए मैं सही हूँ या आप सही है। 2 घंटे के अंदर हमें पता चल जाएगा आपकी दी हुई दवाइयों की वजह से इन फूलों पर क्या साइड इन्फेक्ट हो रहे हैं। आसपास खड़ी औरतें भी यह चैलेंज सुनकर काफ़ी एक्साइटमेंट
हो गई थी। ऊंचे खानदान की औरतों को सोचा नहीं था कि एग्जीबिशन में इस तरह का कोई मुकाबला देखना उन्हें नसीब होगा। वह तो यह सोचकर आई थी कि हमेशा की तरह बोरिंग फूलों को एग्जीबिशन उसे जबरदस्ती हाजिरी देनी होगी और मुस्कुरा कर एक दूसरे के सामने अपने नॉलेज को शो ऑफ करना होगा। मगर वह यह नहीं जानते थे कि आज एग्जीबिशन में इतना बड़ा मसला मिलने वाला है कि अगर एक महीने तक उनकी किसी पार्टी का सेंटर ऑफ ऑक्शन रहने वाला था। जैसे अनिका और देविका के बीच चैलेंज शुरू हुई, सारे लोग एक दूसरे के साथ तरह तरह की बातें करने लगे। सभी लोग अब 2 घंटे तक एग्जीबिशन में रुकना चाहते थे, क्योंकि सभी लोग इस बात का इंतजार था कि अनिका और देविका के बीच लगी शर्त कौन जीतता है। इसलिए जानबूझकर अलग अलग टॉपिक निकालकर लोग एक दूसरे के साथ बात करने में वक्त बिताने की कोशिश कर रहे थे। जब देविका ने देखा कि सारे लोग बस इसी बात का इंतजार में एग्जीबिशन में रुके हुए थे मुकाबले का फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, तब उसके इस बात का एहसास हुआ कि आज का दिन देविका के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट दिन होने वाला था। अपने शहर में वापस लौटने के बाद अगर देविका यह शर्त जीत जाती तो देविका अगर हंसराज का डायरेक्ट मारवा हाउस में एंट्री मिल जाएगी, लेकिन अगर वह शर्त हार गई तो सबके सामने उसे अपने किए हुए माफ़ी मांगनी पड़ेगी, और वह यह इस औरत के जिसे ज़िंदगी में शायद सबसे ज़्यादा नफरत करती थी। आपने एक सिक्योरिटी गार्ड के पास बुलाते हुए देविका ने कहा, देखो मामला काफ़ी सीरियस हो चुका है। मैं भले ही इन पौधों को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ, मगर हो सकता है कि लोगों को सिर्फ यह शर्त जीतने हारने का जरिया हो, इसलिए कुछ लोग शर्त जीतने के लिए जानबूझ इन पौधों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। इसके लिए आने के लिए 2 घंटे तक इन पौधों के ऊपर तुम्हें काफ़ी कड़ी निगरानी रखनी होगी। देखना कि कोई इन पौधों को करीब जाकर उसे छुए ना। जो मेहमान एग्जीबिशन में लुत्फ उठा रहे हैं उन्हें खास हिदायत दी जाए कि वो कुछ मीटर दूर इन खूबसूरत फूलों को देख सकते हैं। अब एग्जीबिशन हॉल की सिक्योरिटी जिस एजेंसी से कॉपी गई थी, उस एजेंसी के चीफ सिक्योरिटी गार्ड ने देविका से कहा, बिल्कुल फिक्र मत कीजिए मैडम, मैं यहाँ अपने 2 आदमी लगा कर रखता हूँ। इन फूलों के पास कोई नहीं आ सकेगा, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। जितने भी मेहमान आएंगे उन्हें कुछ ही मीटर के दूर से ही फूलों को देखना दिया जाएगा। सिक्योरिटी गार्ड से मिलते तसल्ली के बाद देविका अपने खास मेहमानों को एंटरटेन करने के लिए वहाँ से चली गई। देविका मन ही मन में काफ़ी कॉन्फिडेंट थी कि इस शर्त को जीत उसी की होने वाली थी, बस उसे किसी तरह 2 घंटे बीतने का इंतजार था। जाने से पहले देविका ने एक आखिरी बार उस ऑर्किड के पौधे को और देखा। येलो ऑर्किड फूल काफ़ी शानदार नजर आ रहा था। हर तरफ की पौधे को एग्जाम करने के बाद देविका को इस बात का तसल्ली हो गई थी कि कम से कम कुछ दिनों तक तो इस पौधों को कोई आँच नहीं आने वाली थी। देविका खुद भी जानती थी उसकी दी हुई दवाइयाँ शायद कोई साइड इफेक्ट पौधे पर हो सकी थी, मगर देविका ने सोचा था कि अगर कोई साइड इफेक्ट हुई भी तो पौधे पर यह साइड इफेक्ट दिखने में कम से कम 2-3 हफ्तों समय लग सकता है। जब अनिका और देविका के बीच सर्च लगी तब आयशा ने अनिका का हाथ पकड़कर उसे कोने में ले गई। आयशा ने बड़ी धीमी आवाज में अपनी हैरानी जाहिर करते हुए अनिका से कहा, यह तुम क्या कर रही हो? क्या तुम जानती भी हो तुमने किस तरह की शर्त लगाई है? जरा देखो उन फूलों की ओर। तुम्हें लगता है कि 2 घंटे के अंदर इन फूलों पर किसी भी तरह के कोई आँच आने वाली है? यह काफ़ी तो संतुष्ट नजर आ रहे हैं, इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। इस वक्त यह फूल इन फूलों की खूबसूरती यूरोप में भी इतनी अच्छी नजर नहीं आती थी। जरूर देविका की दवाई ने अपना असर दिखाया है इन पौधों पर, तुम्हें यह शर्त नहीं लगानी चाहिए थी। अनिका ने आयशा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, देखो मैम, मैं नहीं चाहती पौधों को किसी भी तरह नुकसान पहुंचे। भले ही शायद मेरा फूलों के लिए जो प्यार है वो आप न जितना नहीं है, मगर मैं भी ऊपर वाले की बनाई हुई हर चीज़ का हिफाजत करने के बारे में सोचती हूँ। मेरा बस चले तो इस दुनिया के बीमारियों का नामो निशान मिटा दूँ, मगर कुछ चीज़ मेरे बस में नहीं है। जैसे कि इस वक्त इन पौधों को ट्रीटमेंट देना बहुत ज़रूरी है, वरना इन पौधों को बहुत जल्द इन्फेक्शन लग सकता है, और मैं चाहती हूँ कि मैं किसी भी हालत में इन पौधों को बचाऊँ। और आप फिक्र मत करना, साइड इफेक्ट का सिस्टम देखते ही मैं इन पौधों का ट्रीटमेंट शुरू कर दूंगी। आयशा ने इंटरनेट पर फ्रॉड गर्ल के बारे में सुना था, जो किसानों की मदद के लिए तरह तरह के नुस्खे बताया करती थी। अनिका की कुछ बातें सुनकर आयशा के मन में अचानक ही एक बात बिजली की तरह तमती। आयशा ने अनिका का अचानक ही पूछ लिया, क्या तुम ही इंटरनेट पर वो फॉलोअर्स गर्ल हो जो किसानों को अपनी फसल बचाने के काफ़ी मदद करती हो और लोगों को अपने फूलों को इलाज करने में मदद करती हो? अनिका ने अचानक ही अपनी ओर फेंका हुआ सवाल सुनकर मुस्कुराते हुए आयशा ने कहा, अगर मैं ही हूँ वो हूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है? इस वक्त हमारे लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि किसी तरह उस पौधे को बचाया जाए। ना सिर्फ यह उस पौधे के लिए ज़रूरी है, बल्कि हमारे परिवार के लिए भी उतना ही ज़रूरी है। अनिका की बात सुनते ही आशा समझ चुकी थी अनिका
किस ओर इशारा कर रही है। जैसे ही आयशा के चेहरे का हाव भाव बदले, अनिका ने कंधे पर हाथ रखते हुए, देखिए मैं जानती हूँ कि आप सब कुछ किस्मत के हवाले छोड़ रखा है। अगर आपकी किस्मत में होगा तो आपका घर, आपका ग्रीन हाउस बिल्कुल महसूस रहेगा। अगर ऐसा हुआ तो आप अपने बेटे को अपनी ज़िंदगी से जुड़ी सच्चाई बता देगी। इस शर्त को जीतने के बाद मेरे 2 मकसद पूरे होंगे। एक तो यह कि मैं अपने दोस्त, जिसे कुछ दिनों पहले ही एक सुनाम विला में मिली थी, उसे समाज सामान्य न्याय दिला सकूं। कम से कम, भले ही मैं अपनी दोस्त को उसे खोए हुए 20 साल नहीं लौटा सकती, मगर कम से कम उसे साथ जितने यह किया है ये सबसे माफ़ी मंगवा सकूं। उसे माफ़ करना या ना करना आपके हाथ में है, मगर हाँ, माफ़ी मंगवाना मेरे बस में है, वह मैं करके रहूँगी। अनिका की ये बात सुनकर आयशा के चेहरे पे मुस्कान आ गई। आयशा ने कभी सोचा नहीं था कि उसकी होने वाली बहू उसे दोस्त कहकर बुलाएगी। आयशा ने दिल पर अब अनिका के लिए इज्जत पहले से ज़्यादा बढ़ गई थी। आयशा ने अनिका से कहा, देखो बेटा, हो सकता है मेरी पिछली ज़िंदगी के बारे में सुनने के बाद रोहित की ज़िंदगी पर एक गहरा असर पड़े। यह भी हो सकता है कि आप लोग मुझसे नफरत करने लगे। बस इतना याद रखना कि जो कुछ भी मेरी ज़िंदगी में हुआ मैं उसे बदल नहीं सकी, मगर इस बात का हमारी ज़िंदगी में क्या बदलाव आ सकता है हम ज़रूर कंट्रोल कर सकते हैं। मुझे एक बात का जवाब दो, क्या सच्चाई सुनने के बाद अगर तुम्हें मुझसे नफरत हो गई तो तुम कभी मुझसे मिलने नहीं आओगी? अनिका ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, देखिए, मैं ज़्यादा फिल्म नहीं देखती, मगर इतना ज़रूर जानती हूँ, ये ज़िंदगी बहुत छोटी है। यह हमारे पास प्यार बांटने के लिए वक्त नहीं है, और आप नफरत की बात कर रही है। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि माँ बेटी के बीच जो दरार पड़ी है हमेशा हमेशा के लिए मिट जाए। अनिका आयशा के कोने में बैठे एक दूसरे के साथ बातें करने लगे। उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं हुआ कि अब 2 घंटे बीत गए। शर्त पूरे होने के लिए सिर्फ 5 मिनट बाकी रह गए थे। तभी अचानक अनिका और आयशा सामने देविका ने आकर कहा, अनिका बेटा, मैंने तुमसे कहा था ना, ये शर्त लगाना तुम बिल्कुल फिजूल है। जरा देखो उन फूलों की ओर, यह तो हर गुजरती घड़ी से साथ ज़्यादा निखरते जा रहे हैं। मैं तुमसे इसलिए नहीं कह रही हूँ कि क्योंकि मुझे इसका इलाज पर घमंड है, मैं तो सिर्फ बस इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं अभी भी बीते बातें भुलाने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हें, रोहित का हंसराज, हम सब बड़े ही प्यार से एक दूसरे के साथ जिंदगी बिता सकते हैं। बस मैं तुमसे खुद देखना चाहती हूँ। देविका की बात पूरी तरह इग्नोर करते हुए अनिका ने अपनी घड़ी से देखते हुए कहा, वैसे शर्त पूरी होने में अभी 5 मिनट बाकी है।